वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आप जैसा देख रहे हैं मेरे साथ एम्बेसडर केतन शुक्ला जी हैं। केतन शुक्ला जी इंडियन फॉरेन सर्विस में काफ़ी साल तक सर्विस की है। ही हैज़ वर्कड एज एम्बेसडर टू मेनी कंट्रीज, ही हैज़ सर्व्ड इन मेनी कॉन्टिनेंट्स। और आज हम उनके साथ वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम हिज विजडम अबाउट बांग्लादेश, के बांग्लादेश में आखिर हो क्या रहा है। सारी दुनिया का टेंशन ये मिडल ईस्ट पर है। इसराइल और हमास की जो जंग चल रही है उस पे है, जो गाजा में जो ट्रेजेडी अनफोल्ड हो रही है, तो उसमें ये चीज़ हो रही है कि दूसरे इंपॉर्टेंट चीज़ें मीडिया में उतना अटेंशन नहीं दिया जा रहा है। बट वी वांट टू लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश। बांग्लादेश के इलेक्शंस आ रहे हैं और अमेरिका और बांग्लादेश के ताल्लुकात बड़े सीरियस होते जा रहे हैं, और वी विल टॉक अबाउट दैट। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़, अगर आपने कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और अगर हो सकता है तो ज्वाइन भी करें। ज्वाइन का बटन बिल्कुल सब्सक्रिप्शन के बटन के बाजू है। अगर आपको बटन नजर नहीं आता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइन करने के लिए लिंक मिल जाएगी। एम्बेसडर साहब, वेलकम टू कॉन्वर्सेशन सर। नमस्कार सर, बांग्लादेश बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। मतलब इट इज अ वेरी यंग कंट्री, 52 years ओल्ड, और मतलब इसके पैदाइश में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब अगर इंडिया का कोई बच्चा है दुनिया में तो वो बांग्लादेश है। सो दैट इज समथिंग दैट फॉर अस टू रिमेम्बर। और मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि बांग्लादेश की जो ताल्लुकात है मतलब अमेरिका के साथ, इट सीम्स कि दे आर गेटिंग वर्स एंड वर्स। थोड़े लिमिटेड सैंक्शंस भी लग गए हैं और काफ़ी हॉस्टिलिटीज और टेंशंस बढ़ रहे हैं बिटवीन द एम्बेसडर पीटर हास जो बांग्लादेश में है और जो लोकल ऑफिशियल्स उनके बारे में जो बातें कर रहे हैं। तो सर, आप कैसा देखते हैं ये सारे चैलेंजेस को बांग्लादेश में? नहीं, आपने सही कहा कि वी वेर द व्हाट यू कैन से मिडवाइफ ऑफ द नेशन बांग्लादेश। और अमेरिका का ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के लिए अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। जैसे कि आपने बताया, सबसे ज्यादा इंपोर्ट 8.3 टू 10 बिलियन डॉलर अमेरिका का है। एफडीआई भी 20%, $4.3 बिलियन है। और जब 2013 में जीएसपी सस्पेंड हुआ था तो उस टाइम टेक्सटाइल और एप्पल को अमेरिका ने छोड़ दिया था। जी। अब जैसे आप कह रहे हो कि ये सैंक्शन, तो सैंक्शन की जो हालात हुए हैं वो हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही क्रुशियल पीरियड में ये हो रहा है, जबकि बांग्लादेश में जनवरी में इलेक्शन आ रहे हैं। और दूसरी चीज, ये जो मसला है वो 10 साल से चल रहा है, क्योंकि ये आज का कोई नया प्रश्न नहीं है। कई सालों से एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, एनफोर्स डिसअपीयरेंस ऑफ द पीपल, तो ये सब चीजों की वजह से 2021 में दिसंबर 10 को ह्यूमन राइट डे पे अमेरिका ने उनके ऊपर सैंक्शन लगाए थे। और उसमें उनका एक जो रैपिड एक्शन बटालियन है एंड उसमें 7 फॉर्मर और 2 करंट ऑफिशियल के ऊपर ग्रॉस ह्यूमन वायलेशन के लिए सैंक्शन लगाए गए थे। अब ये जो सैंक्शन लगाए गए थे उसका रिएक्शन जो था वो एकदम क्विक, प्रेडिक्टेबल था। कि उन्होंने कहा, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, और उन्होंने जो फैमिलीज थे उनको भी प्रेशराइज किया। और शेख हसीना ने मोटिव को क्वेश्चन किया, क्योंकि उन्होंने उनका ये मानना था कि उनकी डेमोक्रेसी में अमेरिका का इंटरफेरेंस हो रहा है। और दूसरी चीज ये है, ये जो वायलेंस है, बांग्लादेश में भी 2 प्रॉब्लम चल रहे हैं। एक तो करप्शन, और 10 साल से जो उनकी गवर्नमेंट 2009 से है, तो जी। उन्होंने काफी हाई हैंडेडनेस, इन अ वे वी कैन से के सेमी ऑटोक्रेटिक टाइप के जो उनके जो बीएनपी है, तो उनके बेगम को उन्होंने हाउस अरेस्ट जैसा रखा है। और इसमें जो हो रहा है उसमें उन्होंने ये भी किया कि जो 2 ऑफिसर्स जिनको सैंक्शन किया था उनको अवार्ड दिया गया। और अमेरिका ने जो स्टेप लिया था वो अच्छा स्टेप था, क्योंकि बांग्लादेश से मानते हैं, स्टेटिस्टिक भी बता रहा है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग और एनफोर्स डिसअपीयरेंस में काफी कमी आई है 2 साल में। तो ये जो हुआ है, पर एक चीज बड़ी ताज्जुब की है, ये जो बांग्लादेश को अभी इलेक्शन टाइम में फिर से जो सैंक्शन रखी है, तो हम इसी टाइम यदि देखें तो पाकिस्तान में
उस मसले पे अमेरिका साइलेंट है। वहां भी अनडिक्लेयर मार्शल लॉ है। पाकिस्तान की सिचुएशन भी काफी बांग्लादेश से तो ज्यादा खराब है। जी हाँ, तो बिल्कुल, इट इज वर्स देन बांग्लादेश। बांग्लादेश तो एक दूसरा उसमें एक चीज अभी जो मैथ्यू मिलर जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के हैं, तो उन्होंने कहा कि सैंक्शन इज टूल फॉर फाइटिंग करप्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन बांग्लादेश। पर जब उनको काउंटर क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने कहा वॉशिंगटन नेवर प्रीव्यू सैंक्शन एक्शंस बिफोर दे टेक प्लेस एंड वी इवन फ्रीज द एसेट। तो जो एक प्रीव्यू होना चाहिए कुछ उनका रेशनल, ये चीज है कि अक्टूबर 28 में अभी जो बीएनपी ने बहुत बड़ी रैली निकाली थी, काफी वायलेंस हुआ और नया पट्टन रैली हुई, तो उसमें काफी पुलिस ने और अवामी लीग के लोगों ने कई लोगों को घसीट के ले गए। तो इसमें ये हम कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट वायोलेशन है। पर जो यूएन ने भी इसके लिए एक्सप्रेस किया है कि भाई अरेस्ट ऑपोजिशन लीडर को किया गया, टेंस ऑफ थाउजेंड आर प्रोटेस्टिंग इन ढाका। तो ये इलेक्शन टाइम में जो नई सैंक्शन लगाई गई है कि उसमें नाम अगेन स्पेसिफिक नहीं दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो कर ऑफिशियल है जो डेमोक्रेसी के अंदर इंटरफियरेंस करेंगे, अवामी लीग और बीएनपी दोनों के, और उनके फैमिली मेंबर को भी वीसा नहीं दिया जाएगा। तो कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये किस तरह की सैंक्शन लगी है। शेख हसीना 2009 से पावर में है और जो उनके पहले दो इलेक्शन है 2014 में आपको पता है कि बीएनपी ने उसका बॉयकॉट किया था, और 2018 को कहा जाता है कि मिडनाइट इलेक्शन हुआ था जिसमें कई तरह की गड़बड़ हुई थी। तो फ्री फेयर न्यूट्रल इंटरिम इलेक्शन होना चाहिए, इसके लिए अवामी लीग भी मानता है। और उनकी जो टॉक होती है उसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो इंटरिम केयरटेकर गवर्नमेंट होती थी कि जो न्यूट्रल हो और फेयर एंड फ्री इलेक्शन की के बारे में देखे, पर यदि अगेन आपको ताजुब होगा कि 1996 में अवामी लीग ने जी हाँ। कहा था, और अब आज के दिन में अवामी लीग इसका विरोध कर रही है। और 2011 में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, तो जजमेंट भी एक शॉर्ट जजमेंट था कि उसकी जरूरत नहीं है, दो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। उसका जो लॉन्ग जजमेंट था उसमें ये लिखा था कि कमिटी पार्लियामेंट कैन डिसाइड, और पार्लियामेंट ने इमीडिएटली डिसाइड किया कि हमें केयरटेकर गवर्नमेंट की जरूरत नहीं। पर जो दो कमिटी मेंबर थे अवामी के, उन्होंने कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इंटरिम गवर्नमेंट का होना जरूरी है। अब इसमें दिक्कत दूसरी ये आ रही है कि बांग्लादेश में लोग सोच रहे हैं, मोहम्मद यूनिस आप उनको जानते होंगे, सभी दुनिया में जानते हैं कि बांग्लादेश की एक ही नोबेल प्राइज विनर 2006 में जिनको नोबेल प्राइज मिला था। जी। अब उन्होंने एक पार्टी शुरू की थी शुरू में 2008 में, और ये पार्टी थी वो पार्टी, उन्होंने बीएनपी को साथ जाने का था, बाद में उन्होंने पार्टी डिसॉल्व कर दी। तो उनको एक ये डर है कि शायद यदि केयर टेकर गवर्नमेंट आए तो अमेरिका इंटरवीन करके मोहम्मद यूनिस को इसका केयर टेकर गवर्नमेंट का बना सकते हैं। तो 83 ईयर ओल्ड आदमी है, उनके ऊपर मल्टीपल चार्जेस लगा दिए हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट ने उनको अभी कुछ दिन पहले $1 मिलियन टैक्स पे करने का अदरवाइज कहा था 90 दिन की जेल हो जाएगी। 100 नोबेल प्राइज विनर ओबामा बांकी की मुन सभी ने खत लिखे। बांग्लादेश का ये कहना है कि ये सब खत उन्होंने लिखवाए हैं। उनके जो डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल थे वो ग्लोबल लीडर के साथ एग्री थे, तो उनको भी निकाल दिया गया। तो ये जो 15 साल पहले की उनकी टैक्टिकल बंडर है कि उन्होंने जो एक पार्टी शुरू की थी सिटीजन्स पावर, नागरिक शक्ति बंगाली में कहते हैं। तो एक दूसरा इसमें एक है कि उनके साथ मैं खुंदक इसलिए आपको रोक रहा हूँ, एक सवाल ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि पिछले 15-20 साल में अगर देखें तो साउथ एशिया में इंडियन इकोनॉमी के अलावा बांग्लादेश इकोनॉमी हैज बीन ए वेरी सक्सेस स्टोरी, जबरदस्त। अब अगर उसका आज देखें, उसकी जीडीपी पर कैपिटा इंडिया से ज्यादा है, उसकी ग्रोथ रेट भी ज्यादा है। मतलब इंडिया इज अप्रिशिएटेड बिकॉज इट इज ए बिग इकोनॉमी विद 6, इनकी ग्रोथ रेट 7% बता रही है। सो दे हैव डन वेल। तो वाई डज शेख हसीना नीड टू चीट एट द पोल्स? मतलब इतनी जबरदस्त इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन क्यों नहीं जीत सकती? मतलब उसको डर किस बात का है कि मतलब कंट्री इज फीलिंग कॉन्फिडेंट, दुनिया में इज्जत भी बढ़ रही है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट द बांग्लादेशी मिरेकल जो अंडर शेख हसीना हुआ है।
So why doesn't she feel confident to win the elections fair and square? इसमें दो चीजें हैं कि एक तो कोविड के बाद सभी इकोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। जी हाँ। तो आज के दिन में बांग्लादेश की तीन दिक्कतें आ रही है। एक तो इकोनॉमी थोड़ी स्लो डाउन हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है, जी और तीसरी चीज ये है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। अब इंडिया, उनका ग्रोथ रेट 20 साल में बहुत ही अच्छा रहा है। 2026 में वो जी अंडर डेवलप कंट्री से, एलसीडी से बाहर आ रहे हैं। जी हाँ। तो ये सभी चीजें मिरेकल है, पर प्रॉब्लम ये है कि जो पॉपुलेशन है, अगेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो सभी डेमोक्रेसी साउथ एशिया में फेस कर रही है। तो एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज नॉट वेरी गुड। दूसरी चीज ये है कि फंडामेंटलिस्ट, जो अल्ट्रा राइट कह सकते हैं हम, जी हाँ। उनकी तवज्जो बांग्लादेश में बढ़ती जा रही है। तो और करप्शन के चार्जेस लास्ट 2009-10 से लगे हैं। कई प्रोग्राम, कई इंटरनेशनल चैनल ने बनाए हैं, तो करप्शन बहुत हाई है। तो ये तीन चार चीजों की वजह से जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो इतना कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं है। और हम एक चीज ये कह सकते, डेमोक्रेसी में जो एंटी इनकम्बेंसी होती है, वो 2009 से कंटिन्यूअस पावर में है। तो जो तीन सक्सेसिव टर्म उन्होंने जो पावर में है, तो जो लोगों की उम्मीद होती है, आज अभी आप इंडिया के जो लोकल डोमेस्टिक इलेक्शन हो रहे हैं, तो वहां भी देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कि जो पार्टी 2 या 3 बार पावर में रहती है, तो उसके लिए एंटी इनकम्बेंसी बहुत ही बढ़ जाती है। तो इसलिए ये लोग जो कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। तो ये जो प्रॉब्लम है, अब इसमें जैसे आप, मैंने पहले भी कहा कि अमेरिका को इसको काफी डिप्लोमेटिकली हैंडल करना चाहिए। पर एक दूसरी चीज मुझे जो लग रही है कि इंटरनेशनल ग्लोबली बाइडेन अपनी इमेज, एक जो हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग मैन, तो यदि यूक्रेन देखे, हम इसराइल देखे, तो एक बांग्लादेश ऐसा कंट्री है कि वहां उन्होंने स्टेप काफी, जो कह सकते हैं कि एक अच्छा कंट्री है, अच्छा पार्टनर है, डेमोक्रेसी है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, और फिफ्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, कोई छोटा मोटा कंट्री भी नहीं है। तो इस तरह के कंट्री में उन्होंने जो स्टेप लिए, तो आप यदि देखोगे तो 58 ईयर्स डिप्लोमेटिक रिलेशन अमेरिका में सेलिब्रेट हुए थे। शेख हसीना आए थे, उनको बाइडेन या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स उनको मिले नहीं थे। दूसरी चीज है, उन्होंने 2 डेमोक्रेटिक कॉन्फ्रेंसिस की, दोनों में बांग्लादेश को उन्होंने इनवाइट नहीं किया था। बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर बिल्केन को मिले थे कि ये 50 ईयर्स ऑफ पार्टनरशिप वर्ल्ड बैंक के साथ भी उसी टाइम हुई थी। तो अब्दुल मेनन जब बिल्केन को मिले, तो ये ग्लोबल मिडल पावर है। और इसमें एक दूसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि इसकी वजह से चाइना को वहां एक्सपांड होने का एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा। और ये आगे पिछले जी पिछले जी 2 साल में जब से वो सैंक्शंस वगैरह लगे हैं, बांग्लादेश हैज टेकन स्टेप्स टू मेक अमेरिका हैप्पी। मतलब उसने, देखिए मिसाल के तौर पे, जो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है बांग्लादेश का, इज बीन, मुगल, हाँ, वो इज फ्रॉम द सेम सोर्स एज रशिया। रशिया, जहाँ इंडिया में एक साउथ में एक सिमिलर रिएक्टर आया, बट द कॉस्ट इज सो मच मोर इन बांग्लादेश, जिससे साफ जाहिर होता है कि बांग्लादेश में इंडिया से भी बहुत ज्यादा करप्शन है, विच इज वेरी क्लियर इफ यू लुक एट द सेम सोर्सेज। लेकिन जब वो रशियन शिप उसकी सप्लाईज लेकर आए, दैट रशियन शिप हैड सैंक्शंस ऑन इट अमेरिका के, तो बांग्लादेश ने उसे मतलब अपने ही नुकसान की बेसिस पे डिड नॉट अलाउ इट टू डॉक इन द पोर्ट्स में आने नहीं दिया। इट हैज टेकन ए न्यूट्रल पोजीशन ऑन यूक्रेन और रशिया। तो इट हैज ट्राइड इट्स बेस्ट टू अकोमोडेट अमेरिका। मुझे यहाँ पे, जब मैं यहाँ के सोर्सेस को देख रहा हूँ, तो दे आर, जो जो एक्सपर्ट्स हैं जो क्लोज टू द एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कह रहे हैं कि बाइडेन वांट्स टू मेक बांग्लादेश एक केस स्टडी इन डेमोक्रेसी प्रमोशन, जो इनका जो शुरू से जो प्रॉमिस किए थे इलेक्शन कैंपेन में। लेकिन बांग्लादेश को क्यों चुना? बिकॉज इट इज द डेंजर ऑफ ड्राइविंग इट इनटू चाइना लैब्स। ऑलरेडी चाइना के साथ $15 बिलियन का ट्रेड है। पिछले 12 साल से सबसे ज्यादा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बांग्लादेश का चाइना है। सबसे बड़ा इन्वेस्टर इन 2022 भी चाइना ही है। तो मुझे ये विजडम समझ में नहीं आ रही है कि वाई पिक ऑन बांग्लादेश। क्या बांग्लादेश स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका उसको
तोड़ मोड़ के फिर से रीबिल्ड करना चाह रहा है, या इज इट नहीं नहीं, देखो, वांट टू गेट रिड ऑफ शेख हसीना एंड ब्रिंग खालिदा जिया? आपकी बात एकदम सही है। इसमें एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेख हसीना डेमोक्रेटिक है, तो बीएनपी आएगी तो उससे अमेरिका को क्या फायदा होगा नहीं फायदा होगा किसी को पता नहीं है, जी हाँ। क्योंकि एक एक्स फैक्टर है। दूसरी चीज आपने एकदम सही कही कि चाइना, तो प्रेसिडेंट जी ने जो 2016 में बांग्लादेश की विजिट की और ओबीओआर बांग्लादेश ने ज्वाइन किया, तो ट्रेड, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन चिटागोंग पोर्ट, सभी जगह चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और यदि हम देखें कि चाइना, जो उनका एक एडवर्सरियल था, 71 जब वॉर हुई इंडिपेंडेंस मूवमेंट, तो उसमें चाइना सामने पाकिस्तान के साथ था। उनके Yeah. डिप्लोमेटिक रिलेशन भी अमेरिका के बाद 1976 में हुए। पर आज के दिन में $20 बिलियन और 31% ऑफ बांग्लादेश इंपोर्ट जी चाइना से आ रहे हैं। फिर एक और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है जो, तो जी हाँ। बांग्लादेश का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है साउथ एशिया से ईस्ट एशिया, और इवन हम कहे कि पूरा इंडियन ओशन। तो पायरा डीप जो एक पोर्ट है, तीसरा पोर्ट चिटागोंग और मोगला को छोड़ के, वहां उन्होंने 1 to 15 बिलियन डॉलर तक का इन्वेस्टमेंट करने का अनाउंसमेंट किया है। जी हाँ। ढाका से चिटागोंग की रेलवे लाइन बनी है जो 3.3 बिलियन डॉलर की है। उनके स्टॉक एक्सचेंज में उनके 25% है। 72% आम चाइना से इंपोर्ट होते हैं। तो ये सब चीजें देखते हुए, जैसे कि एयरक्राफ्ट है, इवन आर्मामेंट है, सभी चाइना से आ रहा है। तो इस स्थिति में जो आपने कहा कि सैंक्शन, और उसके पहले ताल्लुकात अच्छे होते जा रहे थे जो इंडिया और यूएस दोनों के लिए, क्योंकि जियो पॉलिटिकली बांग्लादेश का इंपॉर्टेंस भी काफी है। तो इस परिस्थिति में ये जो सैंक्शन ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने अभी नहीं लगाई, ये थोड़ा बहुत, क्योंकि इलेक्शन ईयर में अगेन हसीना के लिए भी जो स्कोप है बहुत कम रहता है, क्योंकि वो एक वीक प्राइम मिनिस्टर के, एक हेड ऑफ स्टेट के। और जो बाइडेन है, उनको मुझे लगता है कि इसको थोड़ा मोर प्रैग्मेटिक, डिप्लोमेटिकली और सेंसिटिवली हैंडल करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में साउथ एशिया, इवन साउथ ईस्ट एशिया में बांग्लादेश का बड़ा इंपॉर्टेंस रहेगा। और वियतनाम की तरफ बांग्लादेश की इकोनॉमी, जैसा आपने बताया, काफी इंप्रूव कर रही है। अमेरिका बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है, यूक्रेन वॉर में न्यूट्रल रहा है, मोगला पोर्ट से उन्होंने रशिया का वापस भेज दिया। तो ये सब चीजें देखते हुए मुझे लगता है कि बाइडेन, उनका ये फॉरेन पॉलिसी का ज्यादा इलेक्शन में 2024 में इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। और पर जो यूक्रेन है, वो तो मुझे नहीं लगता है कि 24 इलेक्शन के पहले शायद सॉल्व हो नहीं हो। इसराइल का 1 या 1.5 महीने में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आ जाएगा। पर ये जो स्ट्रॉन्ग मैन की उनकी अपनी इमेज के लिए बांग्लादेश, मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा हो रहा है कि जो इंडिया के लिए जियोपॉलिटिकली जो चाइना, रशिया, ईरान, तुर्की, इवन थोड़ा बहुत मिडिल ईस्ट कह सकते हैं, नॉर्थ कोरिया, दूसरी ओर डेमोक्रेटिक कंट्री, और उनको दोनों समिट में बांग्लादेश को उन्होंने बुलाया नहीं। तो ये चीजें थोड़ी, और हमेशा ये जो साउथ एशिया या ईस्टर्न कंट्रीज में डेमोक्रेसी में आपने देखा होगा कि कई कंट्री में अमेरिका ने इंटरवीन किया है, जैसे सर्बिया में। तो यूएन का जो रूल है वो भी काफी वीक होता जा रहा है। अभी इजराइल वॉर में भी यूएन का रोल कोई इतना इंप्रेसिव नहीं रहा है। तो यूएन भी जो स्टेटमेंट देता है, तो जनरली उसके ऊपर हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की छाप आप देख सकते हो। तो ये सब परिस्थिति में बांग्लादेश में डेमोक्रेसी, यूरोपियन यूनियन ने कहा कि हम बांग्लादेश में अपने ऑब्जर्वर नहीं भेज रहे हैं। उन्होंने रीजन दिया उनके पास बजटरी कंस्ट्रेंट है, जो बड़ा ताज्जुब की बात है। पर यूरोपियन यूनियन नहीं भेज रहा है। G20 में साइडलाइन में हसीना की मीटिंग दिल्ली में हमने गेस्ट कंट्री बुलाया था, तो बाइडेन के साथ हुई थी डिनर के बाद। साथ में मैक्रोन भी इंडिया से फिर बांग्लादेश गए थे, और उन्होंने कहा था कि अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, दिस इज अ थर्ड वे। बांग्लादेश 10 एयरबस भी खरीद रहा है। तो यूरोपियन यूनियन का स्टैंड इस बार जितना अमेरिका का स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग रिएक्शन वो दिखा नहीं रहे हैं। तो ओवरऑल बाकी सभी कंट्री में भी, और बांग्लादेश पर्टिकुलरली ब्रिज है साउथ एशिया एंड इवन मिडिल ईस्ट कह सकते हैं, ईस्ट एशिया कह सकते हैं। तो ये सब देखते हुए इस प्रॉब्लम को
थोड़ा डिप्लोमेटिकली हैंडल करना चाहिए, और पर्टिकुलर इलेक्शन ईयर में कोई भी डेमोक्रेसी में इंटरफियर करना ये उस देश के लिए इतना अच्छा नहीं रहता है। ये जो बाइडन तकरीबन जब सेनेट में थे 50 साल तक, वो जो है सो सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी में थे, व्हेन ही वाज वाइस प्रेसिडेंट एटलीस्ट, मतलब हालांकि इतना बाइडन बराक ओबामा काफी मजाक उड़ाते थे जो बाइडन का गैस मशीन ये वो कहकर, लेकिन उसके बावजूद ही इंटरेस्टेड हिम विद थोड़े फॉरेन पॉलिसी मिशंस। मतलब कमला हैरिस से तो ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूर थे बाइडन एज, जी हाँ, एज एज ए वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस भी हैंडल की थी, एफिशिएंट तो है बिल्कुल। बट द फनी थिंग इज के फॉरेन पॉलिसी में इज टर्निंग आउट टू बी, इंडिया का एक लफ्ज है डफर कहते हैं इतनी एक्सपीरियंस के बावजूद अगर उनकी यूक्रेन पॉलिसी देखें आप, इट इज टर्निंग आउट टू बी ए फेलियर एंड सच ए बिग एक्सपेंस। अगर ये जो पैलेस्टाइन को अबैंडन कर दिए थे पहले 3 साल में, इब्राहिमिक अकॉर्ड्स के पीछे बह गए, वो भी टोटल फेलियर हो गया। तो ये जो बांग्लादेश के पीछे पड़े हुए हैं, छोटा सा कंट्री है, व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज के बांग्लादेश इज लाइक अ ट्राइफेक्टा के बीच में फंसा हुआ है। इंडिया तो उसके सराउंडिंग है, फिर उसके बाद यूएस है जिसके साथ उसके सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स यूरोपियन यूनियन और यूएस को होते हैं। चाइना से तो इंपोर्ट्स आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सोर्स तो यूएस है, और जो तीसरा है चाइना। तो ये तीनों मेजर पावर्स के बीच में वो बेचारा फंसा हुआ है। बट इंडिया के साथ तो शेख हसीना के काफी अच्छे ताल्लुकात थे, मतलब वो दिल्ली के पास भी रहती थी चंद साल, व्हेन शी वाज इन एग्जाइल, शी हैज गुड रिलेशंस विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। व्हाई इज इंडिया नॉट ट्राइंग टू, मतलब इंडिया क्यों नहीं कह रहा है कि वॉशिंगटन को कि भाई आप हमारे मोहल्ले में आके गंद क्यों कर रहे हो, नो लाइक व्हाई आर यू क्रिएटिंग ए मेस हियर, टेक इट इजी। मतलब क्योंकि अब वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी भी बांग्लादेश की हैज become very clear, it is very much in alignment with India and the US. इसमें ये है कि जैसे मैक्रो ने भी कहा कि इंडो पैसिफिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम विजिटिंग बांग्लादेश। तो आपकी बात सही है, पर अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इंडिया जैसे, तो हम अभी यूक्रेन में न्यूट्रल है जी, गाजा और इसराइल में काफी कॉम्प्लिकेटेड, जो कहते हैं टाइट रॉप वॉकिंग एंड बैलेंसिंग एक्ट जैसा है। हमारे लिए भी जो आपने बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये ऐसा हो रहा है कि चाइना और यूएस दोनों एक दूसरे जियोपॉलिटिकली कंपटीशन हो रही है, और उसमें एक चीज ये है कि अमेरिका की पॉलिसी जो मैं 1 साल से कहता हूँ धीरे धीरे आ रही कि आप हमारे साथ हो या नहीं हो, आप चाइना के साथ नहीं हो आप तो हम, और यदि चाइना के साथ हो तो हमारे साथ नहीं हो। तो एक प्रेशर का रीजन ये है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मुजीबुर रहमान तो हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, बीच में जब ये थोड़ा बहुत गैप आ गया, दैट वाज नॉट वेरी गुड। शेख हसीना के साथ बहुत ही अच्छा रहा है। इवन प्राइम मिनिस्टर ने कहा था जब उनकी विजिट थी कि स्पिरिट ऑफ 70 ने कि दिस इज अ सोनाली अध्याय, गोल्डन चैप्टर बिटवीन इन रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। मैरीटाइम डिलिमिटेशन है, लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट है, एंक्लेव्स है, शॉर्ट सीपी एंड इंटरनल वाटरवेज है। तो हमारा 3C के कॉपरेशन, कोलेबोरेशन एंड कंसोलिडेशन। तो उनके जो 13 साल ऐसे हसीना में हमारे रिलेशन काफी कंसोलिडेट हुए थे, और ये काफी मैच्योर और प्रैग्मेटिक रिलेशनशिप है। वही रिलेशनशिप अमेरिका के लिए भी काफी फायदेमंद है। इंडिया का भी जो रोल है कि ये जो सब कंट्री है, इवन मिडल ईस्ट में, या हम कह सकते हैं इवन इसराइल के साथ तो अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, पर साउथ एशिया में तो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन ये अमेरिका के लिए भी बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, ये सभी साउथ एशिया के कंट्री में चाइना का होल्ड बढ़ता जा रहा है। तो इस सिचुएशन में चाइना का होल्ड कम हो, ये अमेरिका के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिया के लिए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दे आर आवर नेबर्स। हमारी जो बाउंड्री है 4000 किलोमीटर ज्यादा, ये सबसे ज्यादा वर्ल्ड में जो कह सकते हैं 5th लार्जेस्ट बाउंड्री जो कंट्रियों के बीच में, तो एकदम स्टेबल है, कभी कोई आफत नहीं आई है। तो इतना बड़ा पॉपुलस कंट्री, इतनी बड़ी बाउंड्री, तो ये सब देखते हुए अमेरिका के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो उनको भी थोड़ा मैच्योर लॉन्ग टर्म
क्योंकि जैसे आप बता रहे हो, मुझे लगता है कि उनको ये अगले इलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आज के रिजल्ट भी आए हैं, जी हाँ, ओहियो है, इवन ऐसे ऐसी जगह के जहां रिपब्लिक पार्टी जीतने वाली थी, तो वहां भी जी हाँ, जी हाँ, डेमोक्रेटिक पार्टी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। तो फिलाडेल्फिया में है और सभी जगह, तो ये जो है उनमें बांग्लादेश का इलेक्शन बहुत ही पास आ रहा है। उस टाइम ट्रेजरी डिपार्टमेंट को सैंक्शन लगाना और पर्टिकुलरली डेमोक्रेटिक जो कॉन्क्लेव हुआ उसमें बांग्लादेश को नहीं बुलाना, मुझे लगता है कि ये डिप्लोमेटिकली कई बार अमेरिका ने, जैसे आपको पता है, लीबिया है, इराक है, अफगानिस्तान है, इवन वियतनाम है, कई बार लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में उनकी जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो जितनी प्रैग्मेटिक होनी चाहिए, और पर्टिकुलरली जो डेमोक्रेसी के लिए करप्शन है, तो करप्शन, शेख हसीना ने ये भी कहा कि अमेरिका में आप देखिए ह्यूमन राइट वायलेशन कितने हैं, करप्शन कितना है। तो ये जो हाई फॉर्सेस रख के जी हाँ, बात करना, ये थोड़ा ज्यादा है। और क्योंकि हमारा तो बांग्लादेश का रिलेशन इतना अच्छा है कि हमने $7.2 बिलियन की क्रेडिट लाइन दी है, इतनी जल्दी डिस्पर्स नहीं हुई है। डिफेंस में $500 मिलियन है। बायोलेटरल ट्रेड हमारा भी $10.8 बिलियन है। दो बड़े पावर प्रोजेक्ट आ रहे हैं, 3,000 मेगावाट का, आई थिंक मेरे मुकेश भाई कर रहे, रिलायंस कर रहा है, और 1,100 मेगावाट का अडानी कर रहे हैं, $1.5 बिलियन। तो चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी है उसको रोकने के लिए भी बांग्लादेश बहुत महत्वपूर्ण है। और एक नया प्रोजेक्ट हुआ है, नेपाल भूटान बांग्लादेश इंडिया रोड लिंक एंड कनेक्टिविटी। मैं एक तो बहुत ये सभी आई लुक्ड एट द यूएस साइड ऑफ इट थोड़ा क्लोजली, और मुझे कोई लॉजिक नजर नहीं आ रही इस पॉलिसी में। अब फोन गिर गया शायद से। तो मुझे लॉजिक नजर नहीं आ रही इस फॉरेन पॉलिसी में कि व्हाट इज द मोटिवेशन, एक्सेप्ट के मे बी प्राइवेटली यूएस एम्बेसडर वगैरह। एक तो एक पीटर हास इज इंटरैक्टिंग ए लॉट विद बीएनपी, बीएनपी के साथ BNPS इंटरैक्ट कर रहा है पीटर हास, जो यूएस उनके एम्बेसडर। घर पे भी गए थे, जी कुछ हाँ, अमेरिकन कांग्रेसमैन भी गए, डिप्लोमेट भी गए हैं। यहाँ। तो ये बट दूसरी बात डेमोक्रेसी, यह है सर कि इट इज पॉसिबल कि प्राइवेटली द यूएस इज पुशिंग बांग्लादेश टू डिसएंगेज विद चाइना, मतलब चाइना से डीकपल करें कि आप चाइना से जो इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं उसको रोक दें, ना लें, बिकॉज यूएस इज नॉट एबल टू मैच दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो वो मेरे ख्याल से ये सारा पॉलिटिकल प्रेशर शेख हसीना पे है टू से डोंट टेक मनी फ्रॉम चाइना, डोंट टेक इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना। क्योंकि G20 में इंडिया ट्राइड टू प्रोजेक्ट बांग्लादेश एज एन इम्पोर्टेंट कंट्री, मतलब G20 में इनवाइट भी किया उनको, मतलब ऑन मेनी फोरम्स में थे, और द मेन सेशन के लिए भी इंडिया हैड इनवाइटेड बुलाया था बांग्लादेश। और जी बाइडेन से उनकी मुलाकात हुई। एग्जैक्टली। सो इफ वन ऑफ योर पार्टनर्स, मतलब अमेरिका को क्या नजर नहीं आ रहा कि उनका इंडो पैसिफिक पार्टनर इंडिया इज होल्डिंग बांग्लादेश अप, और आप उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देयर ना। और अगर मुझे लगता है कि अगर ये बैलेंस, अमेरिका प्रेशर एंड सपोर्ट अगर बैलेंस ठीक ठाक नहीं करेगा, तो दे माइट एक्चुअली पुश बांग्लादेश इन चाइनाज लैप परमानेंटली, लाइक वो पूरा एलाई बन जाएगा। आपकी बात एकदम सही है, पर अमेरिका के लिए जो चाइना का $20 बिलियन है वो कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। जिसे मैंने श्रीलंका में आपके साथ डिस्कस किया था कि श्रीलंका में भी अमेरिका काफी ज्यादा चीजें कर सकता था। तो ये जो है कि आप किसी भी कंट्री को ये तो नहीं कह सकते कि आपको जो मदद कर रहा है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, रिलेवेंट बना रहा है, टेलीकॉम बना रहा है, पावर बना रहा है, आपके स्टॉक है 25% है, तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। जैसे मैंने कहा कि इंडिया का, हमारा काफी बांग्लादेश के साथ हम कह सकते हैं कि कल्चर, हमारी लैंग्वेज, इवन हम काफी चीजें बांग्लादेश और हमारी मिलती जुलती है। टैगोर, उन्होंने दो नेशनल एंथम लिखे हैं, 1905 में बांग्लादेश, उसके बाद 1911 में इंडिया का नेशनल एंथम लिखा है। जी हाँ, तो ये सब जो हमारे और बांग्लादेश के जो रिलेशन है, हमारे जो इन्वेस्टमेंट है, तो ये सब देखते हुए इवन इंडिया भी हेल्प कर सकता है। तो इंडिया के साथ एक जो डिप्लोमेसी में ऐसा होता है कि जैसे फाइव आइज है, तो इंडिया मजबूत होगा। और ये $20-25 बिलियन कोई इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है अमेरिका के लिए, क्योंकि वो तो $1 ट्रिलियन तक तो अफगानिस्तान में स्पेंड हुए थे। जी तो हाँ, एक इतना इंपॉर्टेंट कंट्री साउथ एशिया में, और पाकिस्तान में भी ज्यादा इन्वेस्ट, अब तो अमेरिका जब वहां भी बैंक कर रहा है,
तो पाकिस्तान से ज्यादा बैंकेबल तो बांग्लादेश है, डेमोक्रेसी भी है। तो ये एक जो फॉरेन पॉलिसी है, ये उनको, क्योंकि अब नवंबर आ गया है और जनवरी में इलेक्शन है, तो सैंक्शन तो उठाए नहीं, पर आगे और ज्यादा इसके ऊपर प्रेशर नहीं हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे मैंने बताया वहां तीन चीजें हैं, करप्शन का बहुत बड़ा इश्यू है 10 साल से, फंडामेंटलिज्म, सो बीएनपी को उनका सपोर्ट है, ये जग जाहिर बात है। और तीसरी चीज, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो प्रॉब्लम सभी देशों में, पर साउथ एशिया में ज्यादा है। इस इवन पर कैपिटा इनकम भी अब इंडिया से थोड़ी कम हो गई है, पर स्टेबल ग्रोथ है। तो ये सब चीजें देखते हुए अमेरिका को इसमें शेख हसीना रहे, वो इंडिया और अमेरिका दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और जैसे क्वाड है और बाकी जो पॉलिटिकल, तो इसमें बांग्लादेश यदि हम कंपेयर करें तो नेपाल, मालदीव और श्रीलंका से ज्यादा स्टेबल, और जैसे आपने भी बताया कि न्यूट्रल है यूक्रेन वॉर में। चाइना की इन्फ्लुएंस है, पर एक दूसरी चीज इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि चाइना के साथ बांग्लादेश का डेट ट्रैप होने का चांसेस नहीं है, खाली 6% है, और बाकी चीजों में उनकी पार्टनरशिप है। तो हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियली दे आर वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट। जैसे कि मोहम्मद यूनुस ने माइक्रो फाइनेंस किया, तो इन जनरल हालत श्रीलंका या अफ्रीकन कंट्री या सेंट्रल एशिया कंट्री जैसी नहीं है। तो चाइना की इन्फ्लुएंस भी लिमिटेड है। तो जब लिमिटेड इन्फ्लुएंस है, तो हमारे इंडिया भी 3000 मेगावाट, जैसे मैंने कहा, गैस का कर रहे हैं, 1500 मेगावाट का अडानी का हो रहा है। हमारे भी काफी प्रोजेक्ट वहां है, $7.2 बिलियन की अनाउंस की हुई योजना है। तो इसमें अमेरिका को, उसमें जो कहते हैं आइस ऑन द केक, एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच, इवन यूरोपियन यूनियन, जब जैसे फ्रांस भी वहां गया है, तो यूरोपियन यूनियन, तो ये सभी मिलके उनको यदि चाइना को काउंटर करना है, क्योंकि बांग्लादेश में जैसे आप बता रहे हो, ये अब सुप्रीमसी कि चाइना या अमेरिका कहे या वेस्टर्न कंट्रीज कहे या डेमोक्रेसी कहे, तीन में से जो भी वर्ड हम यूज करें, तो ये एक है। तो उसमें मुझे लगता है कि अगले 2 महीने बहुत क्रुशियल होगा, और अमेरिका में उसमें प्रयत्न ये करने चाहिए कि बांग्लादेश आगे भी, हम जो अच्छी गवर्नमेंट है, मैं ये नहीं कहता हूँ बीएनपी कैसी, और बीएनपी का पता नहीं है, और वहां ऑटोक्रेटिक आएगी। और आपको पता है कि उस टाइम, उनके टाइम में कितने डिसअपीयरेंसेस हुए थे, कितने किलिंग हुए थे। वन डेलाइट में गोलीबारी हुई थी, ग्रेनेड फेंके गए थे, ऑपोजिशन को मारे गए थे। तो जब आपको हिस्ट्री पता है, तो एक आइंस्टाइन ने बहुत अच्छा सेंटेंस कहा है कि इंसेनिटी, you cannot repeat insanity, that you think that result will be different, result will be different. वही चीज बार बार करें एंड एक्सपेक्ट द रिजल्ट टू बी डिफरेंट, वो जाहिर है। जी हाँ, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिस्क्रिप्शन ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी समटाइम्स, के वही चीजें वो दोबारा वही गलतियां बार बार करते हैं, होपिंग के इस बार कोई डिफरेंस आए। आई थिंक सर 2024 इज गोइंग टू बी ए वेरी इंटरेस्टिंग ईयर। मतलब इंडिया में इलेक्शंस है, बांग्लादेश में इलेक्शंस है, पाकिस्तान में इलेक्शंस अमेरिका में इलेक्शन है, यूएस में भी इलेक्शंस है, आई थिंक बर्तानिया के पास के भी इलेक्शंस 2024 में होंगे। सो इजिप्ट में भी इलेक्शन है। खैर इजिप्ट में तो काहे का इलेक्शन होता है सर, दैट इज नहीं, वो काफी डिस्टर्बेंसेस है। और मैं सोचता हूँ कि 24 में शायद इसराइल में भी इलेक्शन होंगे। हाँ, आप मेरे वर्ड याद है, इलेक्शन में तो मेरे ख्याल से as soon as this war is over, I think there will be like domestic ऑलरेडी प्रोटेस्ट। भाई 2 दिन पहले शुक्ला साहब जेरूसलम और तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ ऑलरेडी प्रोटेस्ट होने लगे। सर थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन कॉन्वर्सेशंस। हमने बांग्लादेश के बारे में वी आर एबल टू टॉक एंड हाईलाइट द रीजन। और मतलब आई नो सारी दुनिया इज बिजी ऑन द गाजा इशू, बट मैंने पिछले इस हफ्ते में आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट बलूचिस्तान मूवमेंट, अफगानिस्तान के जो रेफ्यूजीज का जो क्राइसिस पाकिस्तान क्रिएट कर रहा है, वी टॉक्ड अबाउट दैट। और शुक्ला साहब थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर विजडम, और हमारे साथ फिर विल टॉक टू यू सून इंशाल्लाह। नमस्कार, शुभरात्रि और हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी धनतेरस इन। थैंक यू। दिवाली बाद यदि हमें अच्छे शुभ समाचार नए साल में, बांग्लादेश में अच्छी तरह इलेक्शन हो, इजराइल और गाजा में शांति हो जाए, और यूक्रेन वॉर 24 में खत्म हो जाए, 24 विल बी अ गुड ईयर, वी कैन होप, रेस्ट इज इन द हैंड ऑफ गॉड।
बिल्कुल सर, एंड वी इंडिया विल बी वर्ल्ड चैंपियन इंशाल्लाह क्रिकेट का। क्रिकेट में हम वर्ल्ड चैंपियन बन रहे हैं, जरूर वो जरूर मुझे लगता है कि इस साल की सबसे पहली अच्छी खबर होगी। सर सर। और पर्टिकुलरली जो 5 स्टेट के इलेक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में। जी जी जी। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हो रही है, और लेट अस होप, बिल्कुल इंशाल्लाह, गॉड विलिंग, बिल्कुल सर। लेट सर्वे सुखा भवंतु 24 में, ऐसा सोच सकते हैं। थैंक यू सर।